हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एमडी-कैट की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिस्टम 1 इज रिड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में जो प्रोसेस होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, उसमें फोटोसिस्टम 1 को कौन रिड्यूस करता है, मतलब कौन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देता है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, बल्कि एक स्केच बना लेंगे जिसकी मदद से हम पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इन बातों को समझ लेंगे ताकि ना सिर्फ ये क्वेश्चन हम डील कर सकें, बल्कि अगर इसी पैटर्न पे कुछ और सवालात भी आ जाते हैं तो हम उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो टर्म्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गई है, और कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इसका मतलब वो रिड्यूस हो गई है। याद रखिएगा, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं। एक चीज़ होती है ऑक्सीडाइज, दूसरी चीज़ होती है रिड्यूस। एक चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो दूसरी चीज़ उसी के जो नज़दीक मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ये साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, बैक वक्त हो रहा होता है, एक ही जगह पे हो रहा होता है और दो चीज़ों में हो रहा होता है, जिसमें एक चीज़ ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दूसरी चीज़ ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है और ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख सकता हूँ कि क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए ए हुआ है ऑक्सीडाइज। और इसी वक्त बी सब्सटेंस ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है जो ए ने लूज किया था। बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसीलिए बी पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसका मतलब ये है कि बी हुआ है रिड्यूस। तो बड़ा क्लियर कट, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो हुआ ऑक्सीडाइज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हुआ रिड्यूस। अगर बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से बैक करके फिर से आप इस चीज़ को सुन लें, इसको समझ लें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है अगली बातों को समझने के लिए। अब ये डायग्राम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, इसको गौर से देख लें, गौर से समझ लें, इसी की मदद से हमने अपने MCQs को क्रैक करना है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के सफ़र का आगाज़ सूरज की रोशनी के पड़ने से होता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर, तो फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, जिसे P680 कहते हैं, वो इस सूरज की रोशनी की एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाता है। P680 के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके P680 से निकलकर हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। इवेंट्स को समझना है आपने, टर्मिनोलॉजीज को कनेक्ट करना है। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से P680 के इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए फियोफाइटिन के पास। अब P680 हुआ है ऑक्सीडाइज। टर्मिनोलॉजी कनेक्ट करके मैं अगर याद करूं तो P680 हुआ है ऑक्सीडाइज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और इसी वक्त फियोफाइटिन हुआ है रिड्यूस क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो एक सवाल बनता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पहले स्टेप में कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है? जवाब है P680। कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिड्यूस होता है शुरुआती स्टेप में? फियोफाइटिन। P680 क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? सनलाइट, उसकी एनर्जी की वजह से। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन्स किससे हासिल किए? P680 से हासिल किए, तभी तो रिड्यूस हुआ। अब P680
अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक बेचैनी का शिकार हो जाता है, एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। किसी के जेब से पैसे निकाल दिए गए जो उसकी ज़रूरत के थे, तो उसके जेब से पैसे निकलने पर वो ज़रूर बेचैनी उसमें आ जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ख़ुदकुशी की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब उनका दिल इतना सुस्त हो जाएगा कि उससे वो कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। P680 के ज़ाती इलेक्ट्रॉन उससे छीन लिए गए। सूरज की रोशनी ने ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फियोफाइटिन को दे दिए। अब P680 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, ये डीस्टेबलाइज होने लगा है, ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ना चाह रहा है, लेकिन मौत का शिकार हो सकता है। अगर इसको बचाना है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके वापस किए जाएं, इसकी कमी को पूरा किया जाए। कौन इसकी कमी को पूरा करेगा? वाटर। यही सूरज की रोशनी वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ती है, उससे वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, फोटोलिसिस हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हासिल होंगे। हमारा काम इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स से है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो P680 की कमी को पूरा करेंगे। वाटर हुआ ऑक्सीडाइज, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्होंने P680 कमी को पूरा किया। फोटोलिसिस प्रोसेस का नाम है। उस फोटोलिसिस को अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का अमल जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो वाटर ऑक्सीडाइज होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है P680 को। P680 अब हुआ है रिड्यूस। पहले हुआ था ऑक्सीडाइज सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से, लेकिन उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स अब वापस मिल गए पानी के टूटने से, तो इसका मतलब अब वो रिड्यूस हो गया। तो उसकी पुरानी हालत वापस आ जाएगी, उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गए थे वो अब बेचैनी का शिकार हैं, क्योंकि फियोफाइटिन एक हाई एनर्जी स्टेट पे मौजूद मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी स्टेट पे रहना पसंद नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स अनकंफर्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं ग्राउंड स्टेट पे आ जाएं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करेंगे जिसमें वो डिक्रीजिंग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। फियोफाइटिन से वो आते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास। अब प्लास्टोक्विनोन के पास, ये PQ मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, प्लास्टोक्विनोन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स आए तो प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं वो रिड्यूस हुआ है। पिछले स्टेप में जो चीज़ पहले रिड्यूस हुई थी अब उसने इलेक्ट्रॉन आगे दे दिए, तो अब वो ऑक्सीडाइज हो गया। ये बारी बारी चलता रहेगा। जब फियोफाइटिन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए प्लास्टोक्विनोन को, तो प्लास्टोक्विनोन तो रिड्यूस हुआ लेकिन फियोफाइटिन खुद ऑक्सीडाइज हो गया। प्लास्टोक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हासिल किए? जो रिडक्शन के लिए वो रिड्यूस हो रहा है, तो कहाँ से हासिल किए? फियोफाइटिन से। अब वो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B, इसका मतलब साइटोक्रोम B हो जाएगा रिड्यूस और प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा ऑक्सीडाइज। फिर साइटोक्रोम B से ये चले जाएंगे साइटोक्रोम F की तरफ, साइटोक्रोम F रिड्यूस हो जाएगा, साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर F से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन की तरफ, प्लास्टोसाइनिन रिड्यूस हो जाएगा, पिछला वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्लास्टोसाइनिन से ये दो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाने हैं, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक लगाइए यहाँ पे। उससे पहले एक स्टेप को समझ लें। जो फोटोसिस्टम 1 है उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और फोटोसिस्टम 1 के पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है P700, वो इस सूरज की रोशनी की एनर्जी को गेन करके एक्साइट हो जाता है। वही काम जो P680 के साथ हुआ था वही काम PS1 के लेवल पे P700 के साथ हो रहा है। अब की बार P700 के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और हाई एनर्जी स्टेट पे मौजूद एक मॉलिक्यूल FRS के पास चले जाएंगे, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास चले जाएंगे। यानी P700 अब हुआ है ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। किस वजह से निकले? अगेन सूरज की रोशनी। FRS यानी कि फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस यहाँ पे हुआ है रिड्यूस, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। किससे गेन कर लिए, किससे हासिल कर लिए? P700 से या PS1 से। अब P700 ने अपने इलेक्ट्रॉन जो ज़ाया किए हैं या जो निकल गए हैं इससे, FRS के पास चले गए हैं,
इसकी वजह से ये P700 अब बेचैनी का शिकार है। जो बेचैनी पहले P680 को थी वही बेचैनी अब P700 को है। अब इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। लेकिन अब की बार फोटोलिसिस ऑफ वाटर काम नहीं आएगा। याद रखिएगा PS1 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती। अब की बार कौन काम आएगा? ये प्लास्टोसाइनिन। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को हासिल करने के चक्कर में आ जाएंगे P700 के पास। यानी कि P700 अब हुआ रिड्यूस, PS1 अब हुआ रिड्यूस। P700 या PS1 ये दोनों लिखे जा सकते हैं अब एक दूसरे के लिए। तो जो चीज़ पहले ऑक्सीडाइज हुई थी अब उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है P700। कौन इसको रिड्यूस कर रहा है? याद रखिएगा प्लास्टोसाइनिन। यही हमारा क्वेश्चन था जो हम अभी देखेंगे। P700 is reduced by transfer of electrons from plastocyanin. Keep in mind। आगे भी देख लेते हैं। FRS से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर देंगे। फिर फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे NADP में, और NADP में एक और चीज़ भी आएगी, हाइड्रोजन। कहाँ से आया? वाटर से। वाटर की जो फोटोलिसिस हुई थी उससे हाइड्रोजन आए और उन्होंने NADP के अंदर दाखिल होकर NADP को रिड्यूस कर दिया। NADP के लेवल पे दो चीज़ें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फेरोडॉक्सिन से और हाइड्रोजन आ रहा है वाटर के फोटोलिसिस से। तो दोनों चीज़ें जब ऐड होंगी, इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन भी, तो ये NADP रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADPH। तो ये स्केच आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना है। इन्हीं बातों को मैंने आपके लिए आगे लिख दिया है ताकि आप क्वेश्चंस को समझ सको। ये बात अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। हर स्टेप में कोई ना कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, पिछली वाली चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। थोड़ा सा इसको गौर से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए, जो बातें मैंने कही वो मैंने लिख दिया है उसको। शुरू में क्या हुआ था? P680 ऑक्सीडाइज हुआ था। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ था? सूरज की रोशनी की वजह से। ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ कर दिए थे। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए थे वो किसके पास गए थे? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन रिड्यूस हो गया था उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। कहाँ से आए थे इलेक्ट्रॉन उसके पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम P680। इस फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आए थे P680 से। मैंने दोनों को वाइट रखा है, बीच में ग्रीन एरिया है। वाइट पोर्शन आपका मेन क्वेश्चन है। फियोफाइटिन रिड्यूस होने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। सवाल है किससे गेन किए? आंसर है P680। साथ ही साथ एक और अमल भी हुआ। P680 थोड़ा ऐसा से कमतरी का शिकार था, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए थे, तो वाटर ऑक्सीडाइज हुआ। वैसे तो वाटर की हुई थी फोटोलिसिस, पूरा उसका ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स के नज़रिए से देख रहा हूँ तो मैं उसको ऑक्सीडाइज कह सकता हूँ। तो वाटर हुआ ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन उससे निकले। कौन जिम्मेदार रहा इस वाटर की ऑक्सीडेशन का? सनलाइट, यानी जो प्रोसेस हुआ फोटोलिसिस हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पानी ने लूज़ किए वो किसके पास गए? P680 के पास गए। P680 हो गया रिड्यूस, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वापस अपने आप को अपनी पुरानी स्टेट में ले आया। सो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आए P680 के पास? वाटर से। फियोफाइटिन जो रिड्यूस हुआ था अब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फियोफाइटिन से वो किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट टू। इलेक्ट्रॉन लॉस 2 का मतलब किसी को दे रहा है। किसको दे रहा है? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके हो जाता है रिड्यूस। गेन कर लिया प्लास्टोक्विनोन ने, प्लास्टोक्विनोन हो गया रिड्यूस। कहाँ से आए उसके पास इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए फियोफाइटिन से। इन दो लाइनों को देख लें, ये दो लाइनें एक ही चीज़ को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर रही हैं। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसको दिए? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन हो गया रिड्यूस। सवाल बनता है किससे हासिल किए इलेक्ट्रॉन्स? फियोफाइटिन से हासिल किए। दोनों लाइनें एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा उसको बयान करने का तरीका डिफरेंट है।
इसके बाद प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडाइज होता है यानी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसको देता है? साइटोक्रोम बी को। अब जो चीज़ आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है या नोट करना है, उसको वीडियो को बैक करके आपने उसको ज़रूर देख लेना है ताकि आप चीज़ों को सही तरह से समझ पाए। साइटोक्रोम बी अब रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किससे गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन, अपने पिछले वाले लेवल से उसने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए। फिर उसके बाद साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा? अगले लेवल को देगा, साइटोक्रोम एफ। साइटोक्रोम एफ बदले में रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, किससे इलेक्ट्रॉन गेन किए? साइटोक्रोम बी से इसने गेन किए, पिछले वाले लेवल से। साइटोक्रोम एफ अब ऑक्सीडाइज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको दे देता है? प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। प्लास्टोसाइनिन उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके रिड्यूस हो जाता है, किससे हासिल किए प्लास्टोसाइनिन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स? तो आप कहेंगे साइटोक्रोम एफ से। इसके बाद फिर P700 का जो मॉलिक्यूल PS1 के पास था वो ऑक्सीडाइज होता है। कौन उसको ऑक्सीडाइज करता है? सूरज की रोशनी। वो इलेक्ट्रॉन जो P700 ने लूज किए वो कहाँ गए? वो चले गए फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन हासिल करके वो रिड्यूस हो जाता है, किससे इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं? PS1 से। जो प्लास्टोसाइनिन रिड्यूस हुआ था पिछले किसी लेवल पे, अब वो प्लास्टोसाइनिन ऑक्सीडाइज होगा ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे फोटोसिस्टम 1 को या P700 को, ताकि जो P700 की कमी है इलेक्ट्रॉन्स की उसको पूरा किया जा सके। जो डायग्राम मैंने बयान किया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। प्लास्टोसाइनिन ऑक्सीडाइज्ड, इलेक्ट्रॉन लॉस टू P700। किसको मिले इलेक्ट्रॉन्स? P700 को, या फिर अगर P700 ना हो तो PS1, एक ही बात है। फेरोडॉक्सिन के पास जो इलेक्ट्रॉन आए थे, अब वो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करने हैं यानी कि ऑक्सीडाइज होगा फेरोडॉक्सिन। किसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा? NADP को, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और NADP अब उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो रहा है। किस किस से उसने इलेक्ट्रॉन लिए? इलेक्ट्रॉन उसने हासिल किए फेरोडॉक्सिन से, इसलिए रिड्यूस हुआ। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हासिल नहीं कर रहा, हाइड्रोजन आयंस को भी हासिल करता है। कहाँ से? वाटर से। जो वाटर की फोटोलिसिस हुई थी शुरुआती स्टेप में, वहाँ से हाइड्रोजन आयंस आएंगे और फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, दाखिल हो गया NADP में, उसे रिड्यूस कर दिया इनटू NADPH। तो ये पूरा स्केच आप नोट कर लें, ये आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम किस्म के क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं। अब आ जाएं अपने MCQs की तरफ। जी देख लें अब आपको आना चाहिए। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PS1 इज रिड्यूस्ड बाय, किसने इसको रिड्यूस किया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय प्लास्टोसाइनिन। ऑप्शन ए में ही कहीं ना कहीं अच्छा मुझे फील हो रहा है कि हमें आंसर मिल रहा है। अगर आप डायग्राम देखें पीछे करके जो लिखा है आपने देखें तो PS1 वाकई ही इलेक्ट्रॉन हासिल करता है प्लास्टोसाइनिन से, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन पढ़ लें, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। तो फोटोसिस्टम 2 तो बहुत शुरू में था, तो वो तो डायरेक्टली PS1 को नहीं मिलते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन फ्रॉम PS2, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र फ्रॉम वाटर, वाटर से तो जो हाइड्रोजन है वो तो NADP को मिलता है, तो फिर ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको गौर से देख लें, बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लें ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसमें आप अपने जो MCQs हैं उनको सही मायनों में सही तरीके से उसका आंसर कर सकें।